हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम 9th स्टैंडर्ड के एक इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स है। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है स्टूडेंट। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर के बाहर के भी समझने पड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है वो दिया है आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। और एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच इज इंडिविजिबल, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उसे हम क्या कहते हैं? एटम्स। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। अब ये 118 एलिमेंट्स ऑक्टेट और ड्यूप्लेट करना चाहते हैं। ऑक्टेट मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। और ड्यूप्लेट का मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा बहुत एलिमेंट्स के बारे में। हाय, हेलो, लिसन, बी, सी, न्यूज, ऑफ, फ्राइडे, नाइट, ये आपके 10 एलिमेंट हो गए। नॉटी, मोगली, ऑलवेज, सिंगिंग, पॉप, सॉन्ग, क्लेम्ड बाय ए.आर. रहमान। ये टोटल आपके पास 18 एलिमेंट मैंने आपको एग्जांपल में दिया है स्टूडेंट। ये स्टार्टिंग के जो 5 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये 5 एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी 2 से दिखाते हैं, यानी इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। और बाकी अगर 5 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल से निकाल दिया जाए तो 118 माइनस 5 113। जो 113 एलिमेंट है वो अपनी स्टेबिलिटी 8 से दिखाते हैं, मतलब ऑक्टेट दिखाते हैं। अब अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एलिमेंट 2 काम करता है स्टूडेंट। या तो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। लूज और गेन वही एलिमेंट्स करते हैं जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं, और मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 1। तो अगर ये ऑक्टेट करना चाहे तो इसको 7 गेन करना पड़ेगा। तो 7 गेन करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो इस पर एक पॉजिटिव आ जाता है, एक पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अब ये Cl क्या करेगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन। अब यह इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस। ये जो पॉजिटिव आयन है ना, आगे मैं आपको बताऊंगा, मैंने बताया ना आपको इस चैप्टर के बाहर के कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ेंगे। पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं केटायंस। क्यों कहते हैं इस लेक्चर में मैं आपको आगे बताऊंगा। पॉजिटिव आयंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? केटायंस। नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं? एनायंस। और पॉजिटिव आयंस कहीं पर हो ना तो उसको हम एसिडिक रेडिकल्स भी कहते हैं। इसमें आपके सिलेबस में वो कॉन्सेप्ट दिया नहीं हुआ है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम लिविस था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया था। उनके अकॉर्डिंग जब हम एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स की बात करेंगे तो लिविस कहते हैं जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं वो एसिड्स होते हैं, इसीलिए एसिडिक रेडिकल इनको कहा जाता है। इनको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं स्टूडेंट। आगे मैं आपको ये भी डिटेल में समझा दूंगा, डोंट वरी। तो अभी की बात करें, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस पर पॉजिटिव हुआ। क्लोरीन ने ऑक्टेट फाइंड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, निगेटिव हुआ। एक और बात समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल्स होता है,
जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल होता है। यहां सोडियम क्या है, मेटल्स है, और क्लोरीन क्या है स्टूडेंट, नॉन मेटल्स है। अब यहां पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये देखो न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट सेल में अगर हम सोडियम की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल कहते हैं इसको। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, 8, 2 4 6 8। और लास्ट सेल में कितने हैं सोडियम के, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। यह किसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, सोडियम का। देखो यही वाला मैंने बनाया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ऐसे हम क्लोरीन का बनाते हैं। तो क्लोरीन का देखो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं स्टूडेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 8, 2 4 6 8। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 7, 2 4 6 7। अब ऑक्टेट फाइंड करने के लिए सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, किसको लूज कर देगा, क्लोरीन को। तो सोडियम पर प्लस आ जाएगा और Cl पर माइनस आ जाएगा। इस प्लस और माइनस रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो कंपाउंड बना, उस कंपाउंड को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, और इस बॉन्ड को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आगे आप पढ़ोगे आयोनिक बॉन्ड कुछ नहीं होता, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ऐसा फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लगे, जब चार्जेस रेस्ट में हो तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं स्टूडेंट। तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को होल्ड करके रखे, उसी को हम बॉन्ड कहते हैं। तो यहां Na+ और Cl- को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करके रखा है। मैंने नाम क्या बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या एनायन और कैटायन से फॉर्म हुए हो, यानी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की वजह से फॉर्म हुए हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कौन सा कंपाउंड्स कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है। ऑक्टेट और डिप्लीट करने के लिए कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कुछ गेन करते हैं और कुछ शेयरिंग करते हैं। अगर शेयरिंग करते हैं तो वहां जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर लूज और गेन करते हैं, वहां जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो, यानी ऑक्टेट फाइंड करने के लिए एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया हो, दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया हो, अगर ऐसा किसी कंपाउंड के अंदर देखने को मिल रहा है, उस कंपाउंड को हम कौन सा कंपाउंड कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड स्टूडेंट। तो होप आपको आयोनिक कंपाउंड समझ में आ गया होगा। यहां पर सोडियम क्या है, सोडियम प्लस हुआ यानी सोडियम कैटायन है। मैंने पहले भी कहा है, आगे के लेक्चर्स में, इस चैप्टर के आगे मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स लूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं। तो देखो ये कैटायंस है, क्यों कैटायन कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। और इसको कौन सा रेडिकल कहेंगे, एसिडिक रेडिकल्स। क्यों कहेंगे वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि लीविस की थियरी लगेगी और लीविस की थियरी हमारे सिलेबस में है नहीं स्टूडेंट, तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा हमको। और Cl- है, Cl- क्या है स्टूडेंट, एनायंस है, और इसको हम क्या कहेंगे, बेसिक रेडिकल्स। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस आयोनिक कंपाउंड्स के डिसोसिएशन की बात करेंगे, क्योंकि सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो जब स्टूडेंट इस आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, कहां डिसॉल्व करते हैं, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, ये फॉर्मूला है वाटर का।
वाटर इंग्लिश नेम है स्टूडेंट, इसका लैटिन नेम होता है एक्वा। क्या होता है? एक्वा। एक और वर्ड आप एक्स्ट्रा समझ लीजिए, एक वर्ड होता है स्टूडेंट सोल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा लिख देता हूं, सोल्यूशन। आपने पढ़ा होगा कि सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सल्यूट। सल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से जो सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है, जो चीज हमें ऑब्टेन्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सोल्यूशन। जो डिसॉल्व कर दे, डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखे, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। वैसे तो कहा जाता है मैक्सिमम क्वांटिटी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी मैक्सिमम हो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम सल्यूट कहते हैं स्टूडेंट। जैसे चीनी और पानी दोनों को मिक्स करते हैं तो दो चीज बनता है, एक शरबत यानी ड्यू इंग्लिश में कहा जाता है, एक बनता है चाशनी, उसको इंग्लिश में हम सिरप कहते हैं। तो दोनों तो मिक्सचर है चीनी और पानी के। रसगुल्ले के साथ चाशनी होता है ना, एक में चीनी ज्यादा है पानी कम में है, एक में पानी ज्यादा है चीनी कम है। लेकिन याद रखो स्टूडेंट, वाटर हमेशा डिसॉल्व कराता है, खुद नहीं होता है। इसलिए वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी 90% चीजें जो अर्थ पर है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, इसीलिए वाटर को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं स्टूडेंट। कुछ ऐसे चीजें हैं जो वाटर में नहीं डिसॉल्व होती हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब वाटर में डिसॉल्व होती है? नहीं, इनके लिए एक स्पेशल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट डिसॉल्व करने के लिए। जैसे आप किसी ज्वेलरी वाले के शॉप पर जाओगे तो वो गोल्ड डिसॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन यूज करता है, उस सॉल्यूशन का नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है। तो यहां पर हम आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे, मैंने कहा वाटर। अगर किसी आयोनिक कंपाउंड्स को हम किस में डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट? वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो वाटर कैसा एक्ट करेगा? एज अ सॉल्वेंट, और वो आयोनिक कंपाउंड कैसा एक्ट करेगा? सल्यूट, और एक सॉल्यूशन बनेगा। तो जिस भी आयोनिक कंपाउंड को आपने डिसॉल्व किया है, उस आयोनिक कंपाउंड, जैसे मैंने NaCl को डिसॉल्व किया है, अभी हमने यही पढ़ा, तो उसके आगे एक वर्ड लिख दिया जाएगा AQ, ऐसे ब्रैकेट में नीचे AQ। ये AQ क्या बता रहा है? NaCl अब सॉल्यूशन बन गया है किसके अंदर? वाटर के अंदर। इस AQ को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्वस सॉल्यूशन। तो अब आयोनिक कंपाउंड को लेकर थोड़ा सा डिटेल समझें, फिर डिसोसिएशन हमको समझ में आएगा। आयोनिक कंपाउंड्स में क्या है? आयंस है। कैसे टाइप्स के आयन है? पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के आयंस है। पॉजिटिव आयन को हमने कहा केटायंस, नेगेटिव आयंस को हमने कहा एनायंस स्टूडेंट। तो ये जब कंपाउंड बनते हैं तो ये आयंस फ्री नहीं होते हैं, ये आयंस आपस में जुड़ जाते हैं और फ्री नहीं होते हैं। सॉलिड स्टेट में बात कर रहा हूं, जैसे NaCl कॉमन सॉल्ट है जो हम खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है इसको। तो अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें, उसमें हम करंट पास करें, इलेक्ट्रिसिटी, तो पास नहीं होगा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि आयंस फ्री नहीं है। लेकिन जैसे ही इनको वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो Na और Cl के बीच में जो गैप रहता है इन दोनों एटम के बीच में, वहां पर क्या घुस जाता है? वाटर इन दोनों को आयंस में सेपरेट कर देता है। इसी आयन में सेपरेट करने के फिनोमिनन को ही हम डिसोसिएशन कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? डिसोसिएशन। यानी जैसे ही डिसोसिएट होगा, क्या होगा? आयंस फ्री हो जाएंगे और वह करंट कैरी करना स्टार्ट कर देगा स्टूडेंट। तो होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं और उनका डिसोसिएशन कैसे होता है। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, इसको लेकर कुछ पुरानी बातें भी कही गई हैं और कुछ नई बातें हैं, उन सबको हम समझते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पुराने टाइम पर कहते थे जो ईटेबल सब्सटेंसेस थे, जिनको हम खाते पीते थे, उनके लिए कहते थे जो चखने पर खट्टा लगे वो एसिड है, और ऐसे सब्सटेंस जो चखने पर कड़वा लगे उनको बेस कहा जाता था। लेकिन ये नहीं, अब घर पे जाओ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जुबान पे रख लो, या नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है,
तो ऐसा काम मत करना, वो ईटेबल सब्सटेंसेस के लिए था। कौन कौन से सब्सटेंस? नींबू को रख के चेक कर सकते थे, आंवले को रख के चेक कर सकते थे, उनके लिए था। आज के जो एसिड मार्केट में है उनके लिए अरेनियस ने सबसे पहले थियरी दिया था। अरेनियस क्या कहते हैं ये समझते हैं हम लोग। अरेनियस कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व किए जाए। किस में डिसॉल्व किए जाए? वाटर, यानी एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो। एक्वा मैंने पहले ही बता दिया, लैटिन नेम किसका है? वाटर का। और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो कौन सा आयन दे? H प्लस आयन डोनेट करें या H प्लस आयन दे, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एसिड्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं HCl। अगर इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो HCl क्या है? एक एसिड है, क्योंकि हमको क्या मिल गया? H प्लस आयन मिल गया। ऐसे एक और लेते हैं H2SO4। इसको डिसॉल्व करेंगे तो यहां एक गलती मत करना, H2 प्लस कभी मत लिखना। H2 मॉलिक्यूल है यार, प्लस हो ही नहीं सकता। तो क्या मिलेगा हमको? 2H प्लस आयन एंड SO4 पर 2 नेगेटिव आयन मिलेगा स्टूडेंट। तो ये भी एसिड है। नाम इसका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या है स्टूडेंट? सल्फ्यूरिक एसिड है। एक और लेते हैं यार, HNO3। इसको डिसॉल्व करते हैं, H प्लस आयन, NO3 माइनस आयन। यह भी एसिड है। क्या दिया? H प्लस आयन डोनेट किया। एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा हूं, यह बड़े काम का एग्जांपल है, याद रखना इस एग्जांपल को। CH3COOH, इसका नाम एसिटिक एसिड है। नाम सुना होगा आपने, विनेगर में मिलता है स्टूडेंट। ये क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। इसको जब डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो मिलेगा CH3COO माइनस और H प्लस आयन। इस आयन को एसिटेट आयन कहते हैं। लेकिन आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 9th में इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। कौन सा आयन है? एसिटेट आयन। H प्लस आयन मिला, यस, यह भी एक एसिड्स है। तो होप आपको एक टर्म समझ में आया, एसिड क्या है। अरेनियस के अकॉर्डिंग ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व किए जाए, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए जाए। एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर। क्या मिले हमको? H प्लस आयन, उसे हम एसिड्स कहते हैं स्टूडेंट। ऐसे ही अरेनियस ने कहा बेस क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व किए जाए और OH माइनस आयन मिले। कौन सा आयन मिले? OH माइनस। OH माइनस आयन को हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है स्टूडेंट। कौन सा आयन? हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करे उसे हम बेस कहते हैं स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं KOH, तो क्या हो जाएगा? K प्लस और OH माइनस। ऐसे हम लेते हैं NaOH, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? Na प्लस और OH माइनस। देखो दोनों एग्जांपल में OH माइनस आयन मिला, यानी हाइड्रोक्सिल आयन हमें मिला। यस, ये क्या है? बेस है स्टूडेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले वाले का नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे वाले का सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरे का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको डिसॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा Ca+2 और 2OH माइनस। ये नहीं OH2 पर माइनस, नो, 2OH माइनस। ये सब किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट? बेस के। एक और बेस लेता हूं मैं, उस बेस का नाम है NH4OH। नाम क्या है इसका? NH4 को कहते हैं अमोनियम, OH को हाइड्रोक्साइड। पूरा नाम अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए उसको डिसॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा स्टूडेंट? NH4 प्लस NOH माइनस। अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो अरेनियस ने कहा ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व किए जाएं और क्या मिले हमें? हाइड्रोक्सिल आयन मिले, उसे बेस कहेंगे। और ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व किए जाएं और कौन सा आयन मिले? H प्लस आयन।
बस एसिड को लेकर एक और छोटी सी समझदारी बनानी है, क्योंकि अरेनियस ने ऐसा एक और कॉन्सेप्ट दिया था स्टूडेंट। अरेनियस कहता है ये जो H+ आयन है ना, यह H+ आयन वाटर से रिएक्ट कर लेता है, H2O से कंबाइन हो जाता है, एक नया आयन बनाता है, उस आयन को कहते हैं H3O+ आयन। इस आयन का नाम है हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन। इसलिए आप कई सारे जगहों पर पढ़ोगे स्टूडेंट, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व किए जाएं और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करें, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। बेस वो है जो हाइड्रोक्सिल आयन बनाए, एसिड वो है जो हाइड्रोनियम आयन बनाए। जैसे HCl हमने वाटर में डिसॉल्व किया, एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में डिसॉल्व किया, यानी वाटर के साथ एक कंबाइन होकर क्या बना लेगा? H3O+ और Cl-। समझ में आया स्टूडेंट अरेनियस का कॉन्सेप्ट? एसिड हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है और बेस हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करता है। आप इतना लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं और वीक बेसिस क्या होते हैं। इन्हीं में से मैं एग्जांपल यूज करूंगा, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको दिए थे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो एसिड को दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दूसरा कौन सा? वीक एसिड। ऐसे ही हम बेस को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। बेस कितने टाइप के बेस होंगे? दो टाइप के। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो चलिए इनको समझते हैं। अभी हमने देखा एसिड वो सब्सटेंस है जो H+ आयन डोनेट करेंगे, बेस वो सब्सटेंस है जो OH- आयन डोनेट करेंगे। कुछ मैं एग्जांपल फ्रेम करता हूं, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट। सपोज दैट हमारे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, वैसे मैं 1 लीटर ऑफ वाटर बोल सकता हूं, और मैंने एक 10 ग्राम एसिड लिया, इस एसिड का नाम ले लिया A, अभी हमको नाम नहीं पता है ना, और एक 10 ग्राम एसिड लिया और इसका नाम ले लिया हमने B, दोनों को डिसॉल्व किया। इसको पहले एक ग्लास ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया तो हमको 500 H+ आयन मिले। अब कहोगे ये H+ आयन कैसे पता चले? तो एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम है pH मीटर। आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। डिवाइस का नाम क्या है स्टूडेंट? pH मीटर। उसके थ्रू तो 500 H+ आयन दिया ये A वाले ने, और B वाले ने, देखो दोनों की क्वांटिटी सेम है, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, वाटर भी इक्वली ही ले रहा हूं, उतना ही वाटर ले रहा हूं। 1 लीटर लूंगा तो 1 लीटर को B को भी 1 लीटर में ही डिसॉल्व करूंगा, कम और ज्यादा नहीं स्टूडेंट। B को भी डिसॉल्व किया एक दूसरे में, सेम साइज सेम सब कुछ, B को डिसॉल्व किया 1 लीटर ऑफ वाटर में, इसने 100 H+ आयन दिया। एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूं स्टूडेंट। अब बताओ, दोनों की क्वांटिटी सेम थी, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, तो जिस एसिड ने ज्यादा H+ आयन दिया उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं, और जिस एसिड ने लेस H+ आयन दिया उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? वीक एसिड्स। अब कौन है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टूडेंट, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 यह भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ETC हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब कौन से एसिड्स हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं स्टूडेंट। ओके सुनिए, वीक एसिड्स कौन है स्टूडेंट? वैसे आप 9th ग्रेड में हो तो इतना नहीं समझ पाओगे, अदरवाइज मैं एक टर्म कहता, ऑर्गेनिक्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सब वीक एसिड होते हैं। तो ऐसा समझ लो,
जो ईटेबल सब्सटेंसेस में एसिड होते हैं वो वीक एसिड है। एग्जाम्पल HCOOH, CH3COOH, ETC। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। इसका नाम है एसिटिक एसिड। यह एसिड कहीं मिलता है स्टूडेंट? यस। चींटी पता है? चींटी, चींटी के माउथ में होता है। जहां भी वो बाइट करती है इस एसिड को वहां पर डाल देती है, इसीलिए बर्निंग सेंसेशन फील होता है स्टूडेंट। ये कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। इसीलिए इसे एंटासिड भी कहा जाता है। और जो चींटी होती है उसका लैटिन नेम होता है फर्मा। एसिटिक एसिड थोड़ी देर पहले मैंने कहा विनेगर में मिलता है एसिटिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? वीक एसिड। जब इनको डिसॉल्व किया जाएगा तो लेस H+ आयन देंगे इसके कंपैरिजन। ओके, अब हम बात करें सेम बेस की बात करें। यही कहानी, 10 ग्राम A एक बेस है, 10 ग्राम B एक बेस है। यहां H+ आयन मिले थे, OH- आयन कर दो। एक ने 500 OH- दिया, दूसरे ने 100, तो जो ज्यादा क्वांटिटी दोनों की सेम लिया, जो ज्यादा OH- देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो लेस OH- आयन देगा वो वीक बेस है। तो ये ज्यादा कम क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया डिसोसिएशन। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जो पूरे के पूरे आयन बना ले। जैसे इसमें से 10 ग्राम का शायद 10 ग्राम पूरा घुल गया, आयंस बना लिया, लेकिन ये जो बी वाला था, वीक एसिड था ना, उसमें से कुछ अमाउंट अनडिसोसिएटेड पड़ा रहेगा, यानी आयोनाइज ही नहीं होगा, इसीलिए वो कम H+ आयन बना रहा है। तो समझ में आया स्टूडेंट? तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? NaOH, KOH, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। NH3 अमोनिया, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस कहलाते हैं स्टूडेंट। अब अरेनियस की थियरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे स्टूडेंट। क्या ड्रॉबैक्स थे? अरेनियस की थियरी उन्हीं सब्सटेंस पर अप्लाई होती थी जिनके पास H और OH हो, जैसे HCl, H2SO4, NaOH। लेकिन अगर मैं कहूं AlCl3 क्या है? ना इसमें H है ना इसमें OH है, तो यह थियरी एप्लीकेबल नहीं होती है ऐसे सब्सटेंसेस पर। देखो, अभी बेस के लिए मैंने एक एग्जांपल यूज किया है। वीक बेस में अमोनिया लिखा है NH3, इसके पास OH नहीं है फिर भी बेस है, कोई तो कारण होगा। तो इसको लिविस नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था कि अमोनिया बेस कैसे होता है। AlCl3 स्टूडेंट एसिड होता है, इसको भी लिविस नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। आगे मैं बात करूंगा कि कैसे लिविस ने क्या कहा था। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गया। अब मैं एक और एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर रहा हूं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो इजिली डिसोसिएट होते हैं और कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। जो वीक एसिड है वो लेस अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं, कुछ अनडिसोसिएटेड अमाउंट में वो पड़े रह जाते हैं। जैसे HCOH फॉर्मिक एसिड की बात करूं, 10 ग्राम को मैंने डिसोसिएट किया है, उसमें से कुछ ही अमाउंट डिसोसिएट होंगे और बाकी वैसे आयंस में पड़े रह जाएंगे। डिसोसिएट मतलब HCOH जब डिसोसिएट होगा स्टूडेंट, तो ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल लिखे जाते हैं, HCOO- और H+ आयन मिलना चाहिए। तो ये कुछ ही मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे HCOH बनके ही पड़े हैं, अभी डिसोसिएट नहीं हुए हैं, और कुछ डिसोसिएट होंगे स्टूडेंट। तो यह होता है वीक एसिड और वीक बेस की पहचान, कि अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। स्टूडेंट अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे, वहां पर हम बाकी बातें करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।